हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की, दैट इज 3 मई टू 9 मई। अब हमने लास्ट टाइम भी वीडियो डाली थी जिसका आपने अच्छा रिस्पांस दिया, मेरे को मैसेजेस भी आए और आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको पॉलिटिकल साइंस के और बेनिफिट्स बताते हुए और साथ साथ ये बताएंगे कि किस तरह से दो ऐसे टॉपिक्स जो पिछले हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट थे उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ ये वीडियो जो है ये हर पॉलिटी और आईआर के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन नहीं है, और अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेना भी चाहता है तो हमारे बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में इंटरेस्टेड है या ऑप्शनल लेना चाहता है या कोई भी आप जानकारी चाहते हैं, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप अपना व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है। तो अब चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की पॉलिटिकल साइंस के। तो अगर हम देखें तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हम बात करेंगे गवर्नर के रोल के ऊपर। तमिलनाडु में इलेक्शंस हुए और तमिलनाडु में हम सबने देखा कि किस तरह से जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी थी तलापति विजय की टीवीके, उस पॉलिटिकल पार्टी के पास 108 सीटें आई। 107 हो जाएंगी क्योंकि एक तलापति विजय अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर चुके हैं, तो वहां पे मेजोरिटी के लिए उनको 118 का नंबर चाहिए था। अब बार बार तलापति विजय विजिट करते थे तमिलनाडु के गवर्नर को कि मेरे को सरकार बनाने का मौका दो, और विजय साहब को गवर्नर ने बोला कि पहले आप मेजोरिटी के नंबर लाके दिखाओ। अब यहां पे सवाल उठता है कि गवर्नर का रोल क्या है। क्या गवर्नर सीधा उनको स्वेर इन नहीं करवा सकते थे, या गवर्नर ने मेजोरिटी की डिमांड क्यों करी? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की जाती है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर की। अब जब भी कहीं पे किसी भी स्टेट में हंग असेंबली होती है वहां पे गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। तो इसी चीज को समझते हैं आज के पहले टॉपिक में जब हम बात करेंगे गवर्नर के रोल की। तो सबसे पहले तो देखो कि गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कहता क्या है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 153 है, 154, 155, 156, ये सारे आर्टिकल्स हैं। अब यहां पे ये दो तीन आर्टिकल जो हैं यहां पे सामने निकल के आए। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें आर्टिकल 163 एक आर्टिकल है जो आर्टिकल बात करता है कि गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होगी, और दूसरा आर्टिकल जो काफी ज्यादा न्यूज में था वो था आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 क्या बोलता है? आर्टिकल 164 बोलता है चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर अदर मिनिस्टर्स ऑन द सीएम्स एडवाइस, कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करेंगे। इसी वजह से बार बार तलापति विजय जा रहे थे किसके पास? गवर्नर के पास। अब गवर्नर उनको इनवाइट क्यों नहीं कर रहे थे, गवर्नर उनको सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दे रहे थे, इस चीज को आगे हम लोग समझते हैं। तो अगर हम आगे देखें तो ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जैसे हमने पिछले में भी कहा था कि गवर्नर की पोजीशन डिस्क्रिशनरी पावर दो प्रकार की होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, और साथ ही साथ रिकमेंडेशंस बाय वेरियस कमिटीज। रिकमेंडेशंस बाय वेरियस कमिटीज, ठीक है जी। अब ये दो चीजें हैं यहां पे आपको लिख के दी हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे रिकमेंडेशंस बाय वेरियस कमिटीज को। अब आगे चलें, इसको फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अब यहां पे हम डुअल रोल ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं कि गवर्नर की दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। पहली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नर की आती है, दैट इज द गवर्नर बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 163 इस चीज को एस्टेब्लिश करते हैं दैट गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात आ गई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात जब आती है तो ऐसी डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में भी हुई, और सेम बातचीत जो थी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कही कि जो यूनियन के लेवल के ऊपर राष्ट्रपति की इज्जत है वही इज्जत स्टेट के मामले में गवर्नर की है। तो अगर वही इज्जत गवर्नर की है तो गवर्नर ऑटोमेटिकली बिकम्स व्हाट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, तो पहली चीज तो यही आ गई। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स दो चीजों की हमने बात करी। डॉक्टर अंबेडकर एनवी दैट द गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑन द ब्रिटिश मॉडल एंड गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड अकिन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। पंडित नेहरू ने बोला कि एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड अकिन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो गवर्नर के रोल और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप किसी तरह से समझ सकते हो कि व्हाट इज द एनविसेज्ड रोल ऑफ द गवर्नर। वो एनविसेज्ड रोल ऑफ द गवर्नर यहीं से पता लगता है कि क्या अप्रोच थी पंडित नेहरू की और साथ ही साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की गवर्नर के रोल को लेके। अब इसी चीज को लेके तमिलनाडु के क्राइसिस को समझते हैं, और तमिलनाडु में जैसे मैंने आपको बेसिक बताया। अब इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं।
पहला स्कूल ऑफ थॉट था कि भैया जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है उसमें अगर आप देखो जाए तो गवर्नर के पास कहीं पे ये लिखा नहीं है कि गवर्नर करेंगे क्या। अब यहां पे सरकारी कमीशन पिच इन करते हैं। सरकारी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, हमने ऊपर इस फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है कि सरकारी कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। सरकारी कमीशन ने कहा कि यार गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर तो है, पर गवर्नर कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखें। सबसे पहली बात तो गवर्नर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, एक प्री पोल अलायंस, कि अगर कोई हंग असेंबली है तो गवर्नर सबसे पहले उस लोगों को उनको इनवाइट करे जिनका एक प्री पोल अलायंस है। अब प्री पोल अलायंस का मतलब क्या है? प्री पोल अलायंस का मतलब है कि जिन्होंने इलेक्शन में जाने से पहले ही अलायंस करके साथ में इलेक्शन लड़े, उसको बोलते हैं प्री पोल अलायंस। अगर प्री पोल अलायंस कहता है कि नहीं हम सरकार नहीं बना सकते, या उनके पास नंबर नहीं है, या कोई प्री पोल अलायंस है ही नहीं, तब जाओगे अब दूसरी तरफ जिसको बोलते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब यही थी विजय साहब की पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात की गई, अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार नहीं बना सकती तो पोस्टपोल कोएलिशन अलायंस, सॉरी पोस्टपोल कोएलिशन, और अगर नहीं तो आपका पोस्टपोल अलायंस। अब यही चीज जो है इस कोर आर्ग्यूमेंट में आपको दिखती है। सबसे पहले तो ये बात आई कि यार पहला स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि यार विजय साहब को इनवाइट करो या टीवी को इनवाइट करो, क्यों? बिकॉज दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ऐसा पहले गोवा मणिपुर की एग्जांपल है जहां पे बीजेपी ने गवर्नर ने ये किया। दूसरों ने बोला कि यार क्यों इनवाइट करना है, क्योंकि आप विजय साहब ने क्या किया, विजय साहब अकेले नहीं गए। अगर लोगों ने बोला कि अगर विजय साहब अकेले जाते तो गवर्नर शायद इनवाइट कर लेते। अब विजय साहब ने क्या किया, विजय साहब ने 107 उनके एमएलए थे, 108 लगा के चलो 108 उनके एमएलए थे, 5 एमएलए थे कांग्रेस के। अब कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था डीएमके के साथ, पर जैसे ही रिजल्ट आया कांग्रेस पार्टी निकल गई टीवीके के साथ। अब 108 + 5 112 बन गए। अब गवर्नर साहब का कहना था कि भाई अगर आप खुद आते तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आपको इनवाइट कर लेते। अब आप आ रहे हो पोस्टपोल कोएलिशन बन के, तो अगर आप पोस्टपोल कोएलिशन बन के आ रहे हो तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या कोएलिशन में आपके पास 118 का नंबर है? अगर आपके पास 118 का नंबर है बहुत बढ़िया, नहीं है तो रास्ते बनाओ 118 का नंबर पूरा करके लाओ। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अगर विजय साहब खुद जाते तो शायद 108 में बात बन जाती, पर जब वो 5 कांग्रेस एमएलए का सपोर्ट लेके पहुंच गए, वहां पे मामला जो था वो तब्दील हो गया और वो चेंज हो गया। इसी के लिए ये कोएलिशन की बात की गई। रामेश्वर प्रसाद केस और मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कोएलिशन मस्ट एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबल मेजॉरिटी सपोर्ट, नॉट जस्ट अनाउंस इट। ठीक है जी। अब जुडिशियल फ्रेमवर्क की कोर्ट ने क्या कहा, 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसमें। सबसे पहले तो एसआरएमआई की जजमेंट है जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू सेंटर स्टेट रिलेशन। एसआरएमआई के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार जो हाउस में मेजॉरिटी है ना, द मेजॉरिटी इन द हाउस हैज टू बी प्रूवन ऑन द फ्लोर, यू कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, कि गवर्नर एजम्पशन के माध्यम के ऊपर फैसला नहीं ले सकते। गवर्नर को जो डिसीजन लेना है दैट हैज टू बी टेकन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सेकंड, रामेश्वर प्रसाद केस में कहा गया कि गवर्नर कैन नॉट एक्ट ऑन सब्जेक्टिव फियर्स। ठीक है जी। और एजम्पशंस, गवर्नर के पास कोई भी बायस करने का तरीका नहीं होना चाहिए, गवर्नर के पास कोई प्योर शॉर्ट सबूत होना चाहिए, तभी गवर्नर एक्शन ले पाएगा। तीसरा, येदियुरप्पा केस। अब येदियुरप्पा केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के ऑर्डर को नलिफाई कर दिया। अब येदियुरप्पा साहब बीजेपी से मुख्यमंत्री बने कर्नाटका में, अब उनके पास भी नंबर नहीं था, पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। अब एक पोस्टपोल कोलिशन था जो कांग्रेस और जेडीएस ने बना लिया था, उन्होंने बोला हमारे पास नंबर है, पर येदियुरप्पा साहब ने बोला कि नहीं सर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, गवर्नर को इन्वाइट कर लिया। और रादर गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने इनको 1 नहीं 2 नहीं 15 दिन का टाइम दे दिया अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यार अगर आप इतने श्योर हो कि आपके पास मेजॉरिटी है और आप फटाफट गवर्नर के पास पहुंच गए, गवर्नर ने आपको इन्वाइट भी कर लिया, तो आपको 15 नहीं, आपको सिर्फ 24 घंटे का समय मिलेगा अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। और ये मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाए, हेंस दे हैड टू रिजाइन। फिर आता है शिवसेना वाला केस। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार गवर्नर के ऑफिस की ये पावर नहीं है कि गवर्नर पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल डिवीजन को, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे। क्योंकि अब हुआ क्या, शिवसेना वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर ने महाराष्ट्र में बोल दिया कि ये पार्टी सही है, ये पार्टी गलत है, ये असली शिवसेना है, ये नकली शिवसेना है, और उन्होंने बोल दिया कि यहां पे कैंसिलेशन हो चुकी है। और उसके बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर ने क्या किया, गवर्नर ने महाराष्ट्र में क्या किया, गवर्नर ने महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी को सरकार में ला दिया जो टूट के बनी थी। तो कोर्ट के पास मामला गया, तो कोर्ट ने कहा कि गवर्नर की पावर नहीं है कि गवर्नर किसी भी प्रकार से पार्टीज के झगड़े को सुलझाए। राइट। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं गवर्नर के रोल को कि हैज द गवर्नर्स रोल बीन मिसयूज्ड। हम सबको पता है कि गवर्नर का रोल कितना ज्यादा मिसयूज हुआ है। रिसेंटली हमने खबरें देखी थी तमिलनाडु केस में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक आई तमिलनाडु के गवर्नर को बिल साइन करने के लिए कि बिल साइन करना आपकी पावर है, आपको करनी ही पड़ेगी। अब वर्किंग प्रेसिडेंट रूल लगवा देते हैं, इंटरफेरेंस यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स एंड डिले इन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग। अब
किस तरह से गवर्नर के रोल को रिफॉर्म किया जा सकता है, उसके लिए कई सारी कमीशन से रिकमेंडेशन दे रखी। सबसे सरकारी कमीशन आती है, सरकारी कमीशन हमने ऊपर भी पढ़ा। साथ ही साथ सरकारी कमीशन ने यह भी बोला था कि गवर्नर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नर किसी भी प्रकार से ऑफिस जो होल्ड करता है, ही होल्ड्स ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब गवर्नर के पास ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, तो अगर गवर्नर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ऑफिस होल्ड करता है, तो गवर्नर का ऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली अपने आप में ही डाउट में आ जाता है। इसीलिए हमें रोल चेंज करना पड़ेगा और हम ये देखें कि गवर्नर शुड बी गिवन द पावर एंड शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके पास एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो। ऐसे ही राजमंदर कमेटी बैठी, जिसने राजमंदर कमेटी ने आर्टिकल 56 और 57 को डिलीट करने की बात करी। नेशनल कमीशन और वर्किंग ऑफ रिव्यू कमीशन ने बोला कि गवर्नर को मिनिमम 5 साल का टेन्योर तो देना ही चाहिए। सेम पुंछी कमीशन ने भी सेम बात करी एंड लॉ कमीशन ने भी यही बोला कि सब्जेक्टिव पावर जो हैं, जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स, उनको डिफाइन करने की आवश्यकता है। और ये आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर जो है आपके सामने बन चुका है और ये कुछ की स्कॉलर्स हैं, राइट। इससे हमारा पहला टॉपिक खत्म हो जाए, इसको हम बोलते हैं द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो इस हफ्ते डिस्कशन में था, इसको बोलते हैं इंडिया वियतनाम रिलेशंस। अब ये इंडिया वियतनाम रिलेशंस क्यों थे? क्योंकि वियतनाम के जो राष्ट्रपति थे वो भारत आए, और जब वो भारत आए तो उनके साथ हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किया और इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप को एलिवेट करके क्या कर दिया, एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। ये तो टाइमलाइन है कि 1954 में प्रधानमंत्री नेहरू विजिट्स हनोई, 72 में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए, 75 में इंडिया अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज यूनिफाइड वियतनाम, 78-79 इंडिया अब्सटेंशिएशन, 1992 लुक ईस्ट पॉलिसी, 2003 में जॉइंट डिक्लेरेशन, और अभी अगर हम 14 के बाद की बात करें, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गया, पीएम मोदी विजिट वियतनाम, देन जॉइंट विजन स्टेटमेंट, ब्रह्मोस मोबाइल 2023 में हमने आईएनएस किरपान गिफ्ट किया, और 26 में वहां के राष्ट्रपति भी भारत आए और हमने कहा कि हम अपने ट्रेड को $25 बिलियन तक लेके जाएंगे। और ये जो है, ये उसका हमने पूरा डिटेल में आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया है, किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो हैं वो आज के समय के ऊपर साइन हुए, और किस तरह से आज के समय के ऊपर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एक मेजर टेक अवे या मेजर रिलेशनशिप होल्ड करता है। क्योंकि अगर आप देखो कि मेजर पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट क्या हैं दोनों के रिलेशनशिप में, कि अभी आउटकम्स क्या हुए। पहला, वो उन्होंने विजिट किया। दूसरा, एलिवेशन टू द एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है जी, पीएम मोदी ने लाइन लिखी, आप इस लाइन को अपने आंसर में कोट कर सकते हैं कि पीएम मोदी stated that the cooperation would now reach new heights across every sector, covering culture, connectivity, capacity building, security, sustainability and supply chain resilience. दूसरा, ट्रेड को $25 बिलियन बाय 2030 करने की बात की गई है। साथ ही साथ अगर आप देखते हो, डिफेंस एंड मैरिटाइम कोऑपरेशन की बात की गई है कि किस तरह से डिफेंस एंड मैरिटाइम कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। देन साउथ चाइना सी, अब चाइना जो है कंसर्निंग फैक्टर है, और साउथ चाइना सी में किस तरह से वियतनाम और चाइना के डिस्प्यूट्स हैं वो भी हमारे सामने है, उसी चीज को लेके ये भी सवाल उठाएंगे। नाउ द एग्रीमेंट साइंड, अब टोटल 13 एग्रीमेंट साइन करेंगे इंडिया और वियतनाम के बीच में। और लास्ट में अगर हम देखें तो वियतनाम रूलिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि वियतनाम इज अ मेजर पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। और की टेकअवेज क्या थे कि किस तरह से इंडिया वियतनाम जो है अपने रिलेशंस को फर्दर स्टेबलाइज या ग्रो कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक्स को कवर किए। अगर आपको कोई डाउट आता है, कमेंट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दिया है, आप नंबर पे ऊपर कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आप पीएसआई ऑप्शन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमारे साथ। हमारे बैचेस जल्द ही 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं।